अच्छा जी, कौन करेगा? एग्जाम आप करोगे, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, इसे रीड कर लो प्लीज। जल्दी से। और थोड़ा सा यार माइक भी खोल लेना ताकि मुझे पता चले कि आप हो। State what is meant by simple harmonic motion. हम्म। क्या कहते थे भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में? कुछ है याद है? कुछ थोड़ा सा याद कराओगे? Where motion is directed at the center and the acceleration is in opposite direction to displacement. ओके। तो अच्छा, आपने कहा कि हमारे पास, हम ये कहते थे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सही है। फ्रॉम द मीन पोजीशन। सही है। एंड बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। सही जनाब, आगे चलिए प्लीज। A small ball rests at a point P on a curved track radius R. The ball is moved a small distance to one side and is then released. The horizontal displacement x of the ball is related to its acceleration a towards p by expression a equals minus gx upon r, where g is acceleration of free fall. Show that the ball undergoes simple harmonic motion. अच्छा, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन को देख के आप कैसे बता सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है? सर वो साइन उसका माइनस में है। ओके। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन को ना हम बस दो नंबर में हम एक एक नंबर में ये बताते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है, सही है। और दूसरे नंबर में हम ये बताते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है कि भाई जी एंड आर कांस्टेंट, राइट? सही है। एंड यू कैन सी दैट के ए इज प्रोपोर्शनल टू आर, एंड नेगेटिव साइन shows that they are oppositely directed। सही हो गया। ये हमें पता चल रहा है। ओके जनाब, आगे चलिए प्लीज। The radius of curvature is 28 centimeters. Determine the time interval. सर ये क्या सिंबल है? इसको बेसिकली टाउ पढ़ते हैं, टाउ या टॉ पढ़ते हैं। अच्छा, सही है। interval tau between the ball passing point P and then returning to point P. सही है। और ये बेसिकली इन्होंने टाइम पीरियड कह लो या टाउ कह लो, सही है। तो क्या करेंगे, कोई आइडिया आपके जहन में? हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन होती थी सर्कुलर मोशन की, वो हमारे पास होती थी -x0 ओमेगा स्क्वायर की, सही है। और हमें हमें जो इक्वेशन गिवन है वो a-x/r है। तो अगर आप देखो, पहली वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो आपके पास है ओमेगा स्क्वायर। दूसरी वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो है r/g/r, सही है। एंड since the system is undergoing the simple harmonic motion, so we can say that the constants from both the equation should be equal, right? And हमें पता है कि ओमेगा is basically 2 pi over t, and G is 9.81, and the radius given is 28 centimeters, right? And they should be squared as well। सही हो गया। तो टू पाई वहां पे अंडर रूट कर दोगे पूरे में, तो ये हो जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाय 28 एक्सपोनेंट -2, राइट, एंड t।
जिसमें एक टी द सब्जेक्ट और टाउ द सब्जेक्ट। तो टाउ को उधर ले जाओ, तो 2 पाई ओवर 9.81 ओवर 28 पॉइंट एक्सपोनेंट -2। सही है। तो दिस इज इक्वल टू योर टाउ। तो इसे निकाल दोगे प्लीज? यस, क्या आ रहा है ब्रो? कैलकुलेटर लेके बैठे हो? सर दरअसल मेरे पास अभी नहीं है तो नहीं है? चलो आ जाओ, मैं हेल्प कर देता किसी हूँ। और से करना। ओके, तो 2 पाई ओवर √9.81। अबे तुम लोग मोबाइल में कर लो ना कैलकुलेटर डाउनलोड, नहीं? ट्वेंटी अच्छा चलें एट उस सर पर। 0.56 आ रहा है, 0.561। है। मेरा अलग क्यों आ रहा है भाई? मेरा तो 1.06 आ रहा है। जी ऐसा आ सर। रहा है किसी का? कोई और बच्चा है मेरा मेरी वो करने वाला? आ रहा है, ओके। तो 1.0, क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम देख लो दोबारा से रीचेक करो कि गलत क्यों आ रहा है। सर ये सर ये 28 × 10⁻⁻² है ना? हम्म। जी। और अंडर रूट पूरे पे है या सिर्फ 9.81 पे? नहीं, पूरे पे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी। अगर तुम अच्छा, ये हमारे पास टोटल टाइम निकला है, ये हमारे पास टाइम पीरियड निकला है, इट्स नॉट टाउ, इट्स कैपिटल टी। राइट। उसने बोल रखा है कि डिटरमिन द टाइम इंटरवल टाउ बिटवीन द बॉल पासिंग पॉइंट पी एंड देन रिटर्निंग टू पॉइंट पी। इसका मतलब है हाफ ऑफ द ऑसिलेशन बोल रहा हो तुमसे। तुमसे बोल रहा है पॉइंट पी से बॉल निकली है आगे को, और फिर वापसी पॉइंट पी को आ गई है। सही है। तो उसे पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं की है, समझ रहे हो? तो हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। समझ रहे हो ना भाई? अब ये हमें बता देगा टाउ। तो आई एम गेटिंग 0.531। 0.531। सही है। तो इट शुड बी इन 2SF और 3SF, आई थिंक इन 2SF। तो 5 3 जस्ट। ओके, आगे आ जाओ ब्रो। इमरान आगे आ जाओ प्लीज। The variation with time t of the displacement x of the ball in V is shown. Some moisture now forms on the track, causing the ball to come to rest after approximately 15 oscillations. On the axis of figure 4.2, sketch the variation of with time t of the displacement x of the ball for the first two periods after moisture has formed. Assume the moisture forms at time t equals to 0. ओके। अच्छा, आपको याद है किस तरह से हमने ग्राफ बनाया था? हमने कहा था एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए, टाइम पीरियड स्टेज सेम, वगैरह वगैरह, याद है वो? तो अच्छा जी, अब हमारे पास, अगर आप, अच्छा ये भी आपको जहन में होना चाहिए कि टी टाउ इज बेसिकली नॉट अ कंप्लीट टाइम पीरियड, राइट? इट्स सफरिंग द हाफ ऑफ द ऑसिलेशन। ओके। तो टू टाउ इज बेसिकली द फुल ऑसिलेशन। खैर, अगर हम बनाना स्टार्ट करें, सो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। द ग्राफ विल ऑलवेज बी अंडर द एक्चुअल ग्राफ, and there should be a successive decrease in amplitude, right? The time period should be the same, or it would be slightly increase greater than the previous one, right? तुम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो ये क्योंकि जब फोर्सेस आ गई जो थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है बेसिकली नॉर्मल में। नॉर्मली अगर ऑसिलेशन हो रही है, जो फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन है, रेजिस्टिव डैम्प
ऑसिलेशन डैम्प हुई है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। बट तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको इक्वल शो कर दो, ज्यादा शो कर दो, दोनों एक्सेप्टेबल है, सही है। हमने ये बना दिया पूरा, ओके। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। कौन है? अब्दुल्ला, आप कर लो ये वाला क्वेश्चन, आप कर लो अब्दुल्ला। For an oscillating body, state what is meant by force frequency. हम्म। अच्छा, फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अच्छा, अगर आप याद करो तो हमने लास्ट चैप्टर मतलब रेजोनेंस वगैरह के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना, एक अदद नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी और एक अदद फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होती थी, राइट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने कहा था कि जिस उस फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जेक्ट पहले से ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट। और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी हमने कहा था कि जिस वो फ्रीक्वेंसी के जिस पे आपने फोर्स किया ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई frequency at which the object is made to oscillate or forced to oscillate, okay। नेचुरल फ्रीक्वेंसी भाई बताएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। So when the object is made to oscillate without the involvement of an external force, ओके, think force. तो हम ये कह सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली ऑसिलेटिंग, राइट। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली ऑसिलेटिंग, सही हो गया। अच्छा जी, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होगा भाई? सर जब किसी चीज पे एक फोर्स लगाएंगे और वो वाइब्रेट करना शुरू होता है उसे रेजोनेंस कहते हैं। है नहीं बे, जब आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाओगे यानी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करोगे। अच्छा, सिर्फ फोर्स नहीं बोलोगे, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बोलोगे। क्यों? क्योंकि जो रेजोनेंस के अंदर हम कंटिन्यूअस फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में एक दफा लगाइए, एक सेकंड में दो दफा पुश किया, एक सेकंड में तीन दफा पुश किया, फिर अगले सेकंड में तीन दफा पुश किया, इस तरह से करते हैं, सही है। तो हम ये कहते हैं कि जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो ये इक्वल हो जाती है, उस टाइम पे जो इफेक्ट होता है हम उसको रेजोनेंस कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, सही है। व्हेन फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बिकम equals with natural frequency, uh, greater एम्पलीट्यूड। अच्छा, ग्रेटर एम्पलीट्यूड जब होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है, सही है। तो जब भी ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उस चीज को हम रेजोनेंस कहते हैं। सो ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस, सही है, नोन एज रेजोनेंस। सही हो गया ये कहानी। चलिए आगे आ जाइए। State and explain one situation where resonance is useful. अच्छा, इज यूजफुल, देखो दो हमारे पास है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो इसका मतलब है यू हैव टू नेम अ सिनेरियो एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि हाउ द रेजोनेंस इज यूजफुल, राइट। सो इन द नेम वी कैन से दैट कि भाई हमारे पास माइक्रोवेव ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अब उसके अंदर हम खाना बनाने के लिए जो है उसको या खाना गर्म करने के लिए एक्चुअली उसको यूज करते हैं, सही है। सो हम कह सकते हैं कि भाई
the water content of the food oscillates with natural frequency. So yeah, when uh, microwave applied and its forcing frequency matches with natural frequency. So resonance occur. So yeah, and heat transfer to the food. ओके, ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाए भाई। In some situation, resonance should be avoided. State one situation and suggest how the effects of हम्म, अच्छा, हमने इसके अंदर अगर आप याद करो तो हमने कहा था कि भाई जो ब्रिजेस होते हैं उनके अंदर रेजोनेंस नहीं होनी चाहिए। सही है, हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास जो जिस तरह से हमने कोई एक दो ब्रिज मैंने आपको दिखाई भी थे कि उसके अंदर रेजोनेंस की वजह से वो बर्बाद हो गए थे। सही है, तो उसके अंदर रेजोनेंस नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास जो मेटल के पैनल्स होते हैं, सही, उनके अंदर रेजोनेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर रेजोनेंस होने शुरू हो जाएगी तो जो उसके ऊपर जो चीज रखी हुई है वो फिर खराब हो जाएगी। सही है, वो गिर जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि एनर्जी सारी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, लूज हो जाएगी। सही है, सो उसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाएगा और उसके अंदर जो है ना उसको हमने बचाना है। सो अब आप कुछ भी कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास रेजोनेंस, अच्छा, रेजोनेंस should be avoided from the bridge, from the bridge, सही है, by adding dampers onto it, सही है, that can absorb the oscillation caused by the wind। सही है, इसी तरीके से आपके पास जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, सही है, 30-40 फ्लोर वाली बिल्डिंग जो होती है, उनके अंदर भी जो है ना जो जमीन की सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, जो बेसिकली सिस्मिक वेव जो जमीन के जो जलजले लाती है ना, बेसिकली अर्थक्वेक के जो वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव। सही है, तो अच्छा, तो उसके अंदर सीन ये है कि सिस्मिक वेव जब आती है ना तो जो बड़ी बिल्डिंग होती है उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सही, आपने देखा होगा जो जब 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 जलजला जलजला आता है, जो छोटे घर होते हैं उन पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग होती है वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती है। सही है, एंड बहुत सारी आपने जगहों पे भी पढ़ा होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है एंड इट इज अर्थक्वेक प्रूफ एंड ऑल दैट। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो सिस्मिक वेव होती हैं जो जमीन के अंदर ट्रैवल करती हैं, जब वो उस बिल्डिंग पे पहुंचती हैं
तो उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर डैम्पर्स लगाए हुए होते हैं, सही है। क्या करते हैं वो पानी रेजर्वायर पानी जमा कर लेते हैं, 200-300 गैलन पानी जमा कर लेते हैं ऊपर, सही है। तो अब जैसे ही सिस्मिक वेव की वजह से बिल्डिंग ऑसिलेट होती है ना, तो पानी उसकी ऑसिलेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है फौरन फौरन, सही है, तो उसको ऑसिलेट नहीं होने देता, समझ लो। तो और या फिर उसके ऊपर ना कोई पेंडुलम लगा होता है बिल्डिंग के ऊपर, तो आप में भी ऊपर जाओ अपनी बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग है इतनी लंबी, तो आप ऊपर जाओ, ऊपर जाके छत पे जाके या मैनेजमेंट से बिल्डिंग की पूछो कि भाई ऊपर क्या सीन है, टॉप फ्लोर पे, के मतलब आपने उसको सिस्मिक एक्टिविटीज से किस तरह से बचाया हुआ है। तो वो आपको मे बी अगर वो कोई टेक्नीशियन होगा तो वो जरूर एक्सप्लेन करेगा कि इस तरीके से जो है ना हमने इसकी सिस्मिक एक्टिविटीज रोकी हुई है, सही है। पानी पानी होता है, रेजर्वॉयर्स होते हैं, या फिर जो है वो पेंडुलम्स होते हैं जो कि उनको रोक रहे होते हैं, वरना आपको बहुत ज्यादा फीलिंग आएगी, हल्का सा भी वो होगा ना, हल्की सी भी सिस्मिक एक्टिविटीज होगी, तो जमीन वाले जो लोग रह रहे हैं ना, जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं उनको फील नहीं होगा, लेकिन जो 30-40 फ्लोर पे रह रहे हैं उनको फौरन वो चीज फील होगी, राइट। अच्छा जी, आ जाओ, ये कर लेते हैं। अहमद है या गया? जी सर। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन ऑफ। Distinguish between the free oscillations and forced oscillations. हम्म। अच्छा, प्री ऑसिलेशन हम क्या कहते थे कि हमारे पास जो है रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती थी, एनर्जी लॉस नहीं होती थी फ्री ऑसिलेशन के अंदर। और फोर्स ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास क्या होती थी कि तो अब हम, बोलो। फ्री ऑस्किलेशन में ये हो जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट इज फ्रीली ऑस्किलेट। ऑब्जेक्ट फ्रीली ऑसिलेट करेगा, लेकिन वो किस मतलब क्या चीज होगा या क्या किस तरीके से जो है वो फ्री ऑसिलेट कर रहा होगा, सही है। अ, आप ये कहते हो कि भाई व्हेन नो एक्सटर्नल external forces or resistive forces resistive forces are there in the oscillation, सही है। फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है कि भाई जिसके अंदर जो है ना हम एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, सही है। और अ, हम कहते हैं कि भाई when continuous force is applied, ये कंटिन्यूअसली जो ये जो कंटिन्यूअस का वर्ड इस्तेमाल करो, नॉट कंटिन्यूएशन इन द फॉर्म कि वो मतलब हर टाइम फ्रेम में लग रहा है, बल्कि हर कंटिन्यूअस, यानी आप कह लो फोर्सिंग फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है कि 1 सेकंड में 5 दफा आपने उसको पुश किया, 10 दफा पुश किया, वो उस तरह का है, सही है। सो व्हेन कंटिन्यूअस फोर्स इज अप्लाइड टू कीप द सिस्टम इन ऑसिलेशन, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। A trolley is held on horizontal surface by means of two stretch springs as shown in figure 4.1. हो गया। One spring is attached to a fixed point, the other spring is attached to an oscillator that causes horizontal oscillations of the trolley. The oscillator vibrates with a constant amplitude of vibration. The frequency of vibration of the oscillator is gradually increased from a very low value. The variation with frequency f of the amplitude x naught of vibration of the trolley is shown in figure 4.2. सही है जनाब। The uh, the value of the natural frequency of vibration of the trolley. अच्छा जी। सर समझाएंगे, कुछ समझ नहीं आया। ओके, state and explain the value of the natural frequency, ओके। देखो सबसे पहले ना याद रखना कि जब भी इस तरह का कोई भी ग्राफ आने वाला है, तो वो ग्राफ जो है वो आपको का हमेशा रेजोनेंस का ग्राफ होगा, सही है, पहली चीज। अब अगर आप याद करो रेजोनेंस के ग्राफ में हमने क्या क्या चीजें देखी थी,
हमने रेजोनेंस के ग्राफ में देखे नहीं कि भाई हमारे पास ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो एम्पलीट्यूड, सही है। नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पहली चीज आप देख पा रहे हो कि उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड है, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ग्राफ की जहाँ पे पीक आती है वो पीक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, सही है। पीक शोज द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, राइट। और आपको पता है रेजोनेंस कब होती है, जब आपके पास जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, सही है। सो अगर मैं इस पॉइंट पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, सही है। अगर मैं इस पॉइंट पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, सही है, तो वही फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब इस पॉइंट पे जो भी फ्रीक्वेंसी हो रही है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो फोर्सिंग हो, दोनों एक ही वैल्यू होगी, राइट। और मुझे पता है पीक क्या चीज रेफर कर रही है, पीक रेफर कर रही है कि भाई हमारे पास ये पॉइंट जो है वो रेजोनेंस का पॉइंट है, राइट। सो पीक शोज द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस, एंड यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बराबर होने वाली है। और इसका जो है मैं अगर मैं फ्रीक्वेंसी नोट कर लूँ तो मेरे पास 2 पॉइंट आई थिंक 1 हो जाएगा। हाँ जी, 2.1 हो जाएगा, क्लियर ना। तुम लोग को समझ रहे हैं ना भाई। तो जी हम सर। कहेंगे कि भाई द ग्राफ shows रेजोनेंस या फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, 3 नंबर 1 नंबर मिल गया, सही है। वेयर वेयर पीक इज द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस ऑफ रेजोनेंस, सही है। और आपको पता है कि एट विच, यानी रेजोनेंस वाले पॉइंट पे, एट विच फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस, सही है। एंड तो जब यहाँ पे हम कहते हैं सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज नेचुरल frequency is equals to 2.1 hertz, राइट। ये कहानी बस हो गई, आगे आ जाओ। Whether there are any frictional forces acting on the trolley. ओके, तो अच्छा, अब एक और चीज आ गई। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उनका हमें पता ऐसे चलता है कि जो पीक है ना, पीक, ये पीक हमें बताती है रेजिस्टिव फोर्सेस। अगर तो ये पीक बहुत ज्यादा शार्प आ रही है, लाइक इतनी शार्प आ रही है, सही है, तो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस कम है। पीक जितनी ज्यादा शार्प होगी उतनी रेजिस्टिव फोर्स कम होगी। पीक जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी उतनी रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी। अगर पीक इनफाइनाइट होगी तो रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होगी, राइट। तो तुम लोग के समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शार्पनेस ऑफ द पीक रेफर्स द, क्या चीज रेफर करेगी, रेफर्स द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स, प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, सही है। एक चीज हो गई। इसका मतलब अच्छा, चार पीक आपको क्या बता रही होगी, लंबी मैं इसलिए करूँ, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लंबी तुम्हारे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुम लोग अगर इन पॉइंट्स को लिख लो तो अच्छा हो जाएगा, सही है। तो शार्प पीक क्या बताएगी आपको,
लेस रेजिस्टिव फोर्स के बारे में बताएगी, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में। और ब्रॉड पीक जो है, ब्रॉड पीक वो आपको बताएगी ग्रेटर रेजिस्टिव फोर्स के बारे में। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे पीक शार्प नहीं आ रही। सही है। पीक की शार्पनेस बहुत ज्यादा शार्प होगी, ये दिस इज नॉट अ शार्प पीक, राइट। शार्प पीक बहुत ज्यादा शार्प होगी, लाइक दिस। सही है। उसकी ब्रॉडनिंग बहुत कम होगी। सही है। तो यहाँ पे पीक बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि भाई हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस या फ्रिक्शन फोर्सेस प्रेजेंट है। सही है। तो पीक इज नॉट शार्प, तो रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। रेजिस्टिव की बजाय फ्रिक्शन फोर्स लिखना, जो फोर्स मेंशन की वो वही लिख के आना, अपनी जब से नापोगे जो नंबर कटेगा। सही हो गया, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। The oscillator in B is now stopped. The trolley is given horizontal displacement of 4.7 centimeter along the line of the spring. The trolley is then released. Use information from figure 4.2 to estimate the maximum speed of the trolley. हम्म मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता था भाई, याद है? हम कहते थे X. v इक्वल्स टू परफेक्ट एक्स नॉट ओमेगा कहते थे। उसने कहा कि भाई ट्रॉली इज गिवन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 4.7 सेंटीमीटर, एक्सपोनेंट -2। हम्म 4.7 एक्सपोनेंट -2। सही है। एंड ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई एफ या 2 पाई/टी। हमें एफ पता है विच इज 2.1। सही है। वो कह रहा है ग्राफ फ्रीक्वेंसी यूज कर लो, तो फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली, तो इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है। Is 0.62. 0.62 परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ ये कर लेते हैं। कौन है भाई? क्या नाम था इसका, इब्राहिम? आ जाओ ब्रो। यस, इब्राहिम है नहीं है? अब्दुल्ला आ जाओ, तुम कर लो। नहीं, इब्राहिम तो है। हम्म यस इब्राहिम, कुछ तो बोलो यार। आपकी आवाज से कुछ पता नहीं चल रहा। हम कहते थे कि भाई हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और हम दूसरी चीज ये कहते थे कि बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। राइट, ये 2 पॉइंट हम कहते थे। चलो भाई आगे चलते हैं। उसने कहा हुआ है कि a tube shielded at one end has a circular cross-sectional area A of this much. Some sand is input in the tube of the total mass m and a content. अच्छा, okay. So the total mass m of the tube and its content is 70 gram. The tube floats upright in the liquid as shown. Okay. और ट्यूब दे दी है। ओके, ट्यूब है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया है, सैंड दे दी है, लिक्विड दे दिया है, वगैरह वगैरह। ओके। द लिक्विड हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस मच by the reference to the liquid pressure exerted on the base of the tube, show that the distance edge of the base of the tube below the liquid surface is 18 centimeter. Explain your working। अच्छा जी।
दो बच्चे नियामत से करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसने हमें कहा हुआ है कि भाई बाय रेफरेंस टू द लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेस। ओके। और बेस ऑफ द ट्यूब यहाँ पे आ रही है। सही है। और जो बेस पे जो प्रेशर लगेगा वो उसके ऊपर एच की वजह से लगेगा, राइट। सो हम लगा लेते हैं। हमें पता है कि भाई प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, राइट। अच्छा जनाब। और सर इसमें इसने प्रेशर निकालने का तो नहीं कहा हुआ। नहीं नहीं, प्रेशर नहीं निकालने का, प्रेशर रिप्लेस करते हैं ना। अच्छा, प्रेशर हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सही है। फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर को रिप्लेस कर देते हैं। सही है। अच्छा जी, फोर्स हमारे पास वेट की आएगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेट की फोर्स लग रही है। सही है। और अगर हम उसको लेके काम करें, सही है, सो हमारे पास फोर्स जो है वो एम जी है। सही है। सो हमने कहा कि भाई एम जी ओवर ए इज बेसिकली इक्वल टू रो जी एच। हमने एच निकालना है। सही है। तो मास हमारे पास है 70 ग्राम। 70 एक्सपोनेंट -3। सही है। G is 9.81 divided by A was 4.9 exponent -4, 4.9 exponent -4 into रो हमारे पास है। अच्छा ओके, सो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि डेंसिटी भी ग्राम में ही दे रखी है। 0.79। लेकिन हमें कन्वर्जन कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, एक्सपोनेंट। सर रिज्वाइन करना है less than 1 minute। हाँ कर लेना। और इनटू ये कैंसिल कर दो। सो जी से जी कैंसिल हो गया, एच यहाँ पे रह गया। सही है। तो अब अगर आप सॉल्व कर लो, सारी चीज़ें ग्राम के अंदर है, मास भी ग्राम के अंदर है, डेंसिटी भी ग्राम के अंदर है, और जो आपके पास एरिया है वो आपके पास है मीटर स्क्वायर के अंदर। सही है। तो अगर आप उसको, वो शायद थोड़ा सा टेंशन बने क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है और वो मीटर स्क्वायर के अंदर है, राइट। अब क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सही है। तो आज जो जरूरत करते हैं फिर, ये एक काम करो, सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -3। सही है। और 0.79 एक्सपोनेंट -3 फॉर ग्राम्स एंड डिवाइडेड बाय सी एम क्यूब है, सो 1 एक्सपोनेंट -6। सही है। ये हो गया। और अब ये सब चीज़ें बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सही है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 70 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 4.9 एक्सपोनेंट -4 एंड 0.79 एक्सपोनेंट -3 ओवर 1 एक्सपोनेंट -6। ओके। तो आई एम गेटिंग अच्छा देखो प्लीज इसको ना थोड़ा तरीके से करना। सही है। तो मैं ये ग्राम, शायद इसकी कन्वर्जन में फंस जाओ। 0.79 ग्राम ऊपर है, सही है, पर सेंटीमीटर है, राइट। सो ग्राम को उसी तरह से कन्वर्ट करना। सही है। और ग्राम एक्सपोनेंट -3 होता है, सेंटीमीटर तुम्हें पता है 1 सेंटीमीटर इज बेसिकली 1 एक्सपोनेंट -2। एंड अगर तुम्हें सेंटीमीटर का क्यूब किया हुआ है तो तुम इसका क्यूब कर दो, राइट। सो ये हो जाएगा 1 cm³ इज बेसिकली 1 एक्सपोनेंट -6। सही है। So I'm getting 0.18, which is actually 18 centimeters, right? Okay. So ये हमारे पास है।
अच्छा, एक्सप्लेन योर वर्किंग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है यू हैव टू राइट वन लाइन एटलीस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, राइट। और आप इसके अंदर क्या कह दोगे कि भाई द बेस experiences the force due to the liquid एच above the surface या above the base, सही है। और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, सही है। अगर आगे चलें तो आगे हमसे ये कहता है कि हमारे पास the tube in B is displaced vertically and then released. The variation with time t of the distance h is shown in the figure. Okay, तो तुम्हें दिख रहा है कि स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड जो है वो 20.2 है, राइट। और एम्पलीट्यूड keeps on decreasing, right, as the oscillation progresses, राइट। अच्छा जी, क्या बोल रहा है कि जो सिस्टम है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। एक्चुअली ओमेगा इसके बराबर आ रहा है, सही है। यानी जो सिस्टम की एक्चुअल इक्वेशन बन रही होगी वो ये बन रही होगी, एम जी, ये चलो उसे सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, सही है। तो ओके, ये हमें दिया हुआ है वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यूज द डाटा टू डिटरमिन द टाइम टी वन। ओके, तो सिंपल सी चीज है। तो ओमेगा तुम्हारे पास होता है 2 पाई ओवर टी, राइट, और उस तरफ कर दो पूरे स्क्वायर रूट, सही है। तो अच्छा, तुम्हारे पास रो तुम्हें पता है कि 0.79 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -6, राइट। ये आ गया तुम्हारे पास रो। एरिया तुम्हारे पास है 4.9 एक्सपोनेंट -4, जी तुम्हारे पास है 9.81, राइट। एंड चूंकि ये स्क्वायर रूट पूरे के अंदर है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि सबके अंदर स्क्वायर रूट आना चाहिए, सही है। सो एंड वी हैव द मास ऑफ 70 ग्राम एक्सपोनेंट -3, राइट। और यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइम, सही है। तुम टी को सब्जेक्ट बना लो बाय मूविंग ऑल ऑफ दिस स्क्वायर रूट अंडर 2 पाई ओवर 2 पाई, सही है। तो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट करेक्शन एंड 0.79 exponent -3 divided by 1 exponent -6, सही है, bracket close, and then 4.9 exponent -4 bracket close, then 9.81, and in the denominator we have 70 exponent -3. So I am getting the time t1। अच्छा, प्लीज मेक श्योर कि t1 फुल ऑसिलेशन का टाइम है या हाफ ऑसिलेशन का टाइम है। अब देखो t1 में उन्होंने ना हाफ ऑसिलेशन का टाइम कंसिडर किया है, सो वी आर एक्चुअली गेटिंग द फुल ऑसिलेशन टाइम, दैट इज आई एम गेटिंग 0.853, I think 853, right? So you have to half it to get the full time, right? So equals to answer divided by 2. I'm getting 0.4265, so that is T1 0.434265, so 0.43, right? अच्छा जनाब। तो अच्छा, इस चीज़ का ना प्लीज ध्यान रखना, वो बार बार तुम्हें इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज करेगा कि वो तुम टाइम निकाल के आ जाओगे, पूरा टोटल टाइम पीरियड निकाल के आ जाओगे, उसने टाइम बोला होगा इस तरह से, आधी ऑसिलेशन का, क्वार्टर ऑसिलेशन का, राइट। सो प्लीज ये वाली चीज़ अपने जहन में रखना, राइट। T3 अगर तुम देखो तो T3 तुम्हारे पास जो है, अच्छा एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमने यहाँ से रिलीज किया था, सही है। वो ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ पे 1.5 ऑसिलेशन हो गया, सही है। तो 0.43 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, क्योंकि दिस इज द क्वार्टर टाइम, दिस इज हाफ ऑफ द टाइम, एंड टिल T3 वी हैव 3 हाफ्स ऑफ द ऑसिलेशन, राइट। सो तुम ये कर लो, सही है। तो 0.43, आई होप तो तुम्हें समझ में आया होगा, 0.43 इंटू 3 कर लो, या फिर तुम फुल ऑसिलेशन का टाइम निकालना चाहो, तुम्हें पता है कि दिस इज द हाफ ऑसिलेशन टाइम, सही है, विच इज 0.43। फुल ऑसिलेशन का निकालोगे तो 0.43 प्लस 0.43, राइट। और फिर उसके बाद हाफ का निकालोगे तो आपके पास 0.43 प्लस 0.43 प्लस 0.43, यहाँ पे T1 हो रहा था, यहाँ पे T2 हो रहा था, यहाँ पे T3 हो रहा था, राइट। तो आई एम गेटिंग 1.279, so 1.8, 1.28, okay। अच्छा जी, then we have determine the loss in total energy of the oscillating system between time t0 and time t equals to t4।
ओके, तो टोटल एनर्जी लॉस निकलवा रहा है, सही है। तो हम निकाल लेते हैं कि भाई टोटल एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट कितनी है, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट कितनी है, सही। तो मेरे सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए, और फिर तुम उन दोनों को माइनस कर लो, तो जो भी एनर्जी आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी हो जाएगी स्टार्टिंग, यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी वो टोटल एनर्जी रिमेनिंग एट T4, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल एनर्जी लेफ्ट आ जाएगी, टोटल एनर्जी या वो एनर्जी जो कि लॉस हुई है वो आ जाएगी, राइट। सो ये आ रहा है 21, और यहाँ पे आ रहा है 19। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, इन्होंने एक और कमबख्ती की हुई है, ये 18 से ऊपर को जा रहा है, तो पूरा 20.2 है, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास हो जाएगा 2.2 का, यहाँ पे 2.2 का वो आ रहा है, 2.2 का एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट। और ये वाला जो एम्पलीट्यूड होगा ये जस्ट 1 सेंटीमीटर का होगा, सही। ये सब चीजें प्लीज देख के करना, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा तुम्हें, लेकिन आसान सी चीजें थोड़ा सा देख के करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सही हो गया। सो अब तुमने निकाल लिया एनर्जी एट T = 0, एंड दैट इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर। ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि जब भी टोटल एनर्जी निकलेगी किसी भी पॉइंट पे उसी फॉर्मूले से आएगी। तो ये तो तुमने कहा हाफ मास तुम्हारे पास है 70 एक्सपोनेंट -3, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई/t से, या 2 पाई f से, 2 पाई/t कर लेते हैं, सही है। और t इज बेसिकली 0.42, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो t आएगा, क्योंकि ये टाइम जो है आधा टाइम आया हुआ है, सही है। सो 0.43 टाइम्स 2, राइट, स्क्वायर हो गया। एंड एम्पलीट्यूड जो है वो तुम्हारे पास 2.2 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, सही हो गया। और फिर उसके बाद जो है एनर्जी तुम निकालोगे एट T = T4, उसके लिए तुमने करना है हाफ, मास तुम्हारे पास सेम ही रहेगा, सही है। और सारी चीज़ें तुम्हारे पास सेम रहेंगी, सही है। और तुम्हारे पास जो है सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी वो एम्पलीट्यूड ने चेंज हो जाना है, तो ये वो हो जाएगा तुम्हारे पास 1 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर तुम कॉमन लेके भी करना चाहो तो सिर्फ तुम इस तरह से कॉमन लेके कर सकते हो, 1/2 × 70 एक्सपोनेंट -2 -3, तो ये इंटू 2 पाई/0.43 इंटू 2, राइट। एंड 2 टाइम्स, बस सिर्फ यहाँ पे तुमने थोड़ी सी चेंज करनी है, 2.2 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर -1 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, राइट। और पूरे का होल स्क्वायर मत करना, 2.2 एक्सपोनेंट -2 -1 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर करोगे गलत हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज इस तरह से करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा, राइट। निकाल लेते हैं आज। 1/2 × 70 - 3 इंटू 2 पाई/4 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2.2 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर -1 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर। अच्छा, तुम ये कह सकते हो कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि एनर्जी लॉस निकाल लो, तो एनर्जी लॉस वैसे ही नेगेटिव में आएगी, तो इसलिए तुम्हें फाइनल माइनस इनिशियल करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो आई एम गेटिंग 0.717 मिली जूल, सही है, एज माई एनर्जी लॉस, सही है। या 7.2 एक्सपोनेंट -3, 7.2 एक्सपोनेंट -4 एक्चुअली मिली जूल, सही है। ये मेरे पास एनर्जी लॉस आ रही है, बस। चलो भाई, फिर क्वेश्चन पढ़ लो, प्लीज क्वेश्चन पढ़ लो। ये वही डेफिनेशन है ना इसकी तो, कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। सही हो गया, परफेक्ट। तो आपने कहा कि भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, सही है, फ्रॉम मीन एंड बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्टेड एंड बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, सही। ओके, आगे आ जाओ। तो ये क्वेश्चन देख लियो।
अच्छा तुमसे कह रहा है कि state two reason why the motion of this mass is not simple harmonic. अगर तुम याद करो ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, या हाँ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, और हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ में कहा था कि इट शुड भी बिल्कुल स्ट्रेट। सही है। तो एक तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और दूसरा जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो सेम मैग्नीट्यूड का नहीं है, राइट। सो ये दो प्रॉब्लम है इस ग्राफ में। सही है। इट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सही है। दूसरी चीज कि starting and ending values are not same, ये equal। सही हो गया। आ जाओ भाई, आके आ जाओ। अब यहाँ पे आपको जो है वो एक जो है फ्लोटिंग आपको ऑब्जेक्ट दे दिया है, एंड आगे चले अगर ग्राफ देखते ही क्या पता चल रहा है आपको? ये मतलब ग्राफ आपने बताया था ना ये वाला ग्राफ है ना, टेम जो डैम्पिंग जो हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, सो ये ग्राफ हो गया लाइट डैम्पिंग का। लाइट डैम्पिंग। सही हो गया। अच्छा अच्छा ना, आ जाओ भाई। तुमसे कह रहा है कि यूज द डाटा इन द फिगर 3.3 टू डिटरमिन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ओके। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी, कह रहे हो टाइम पीरियड से। ये टाइम पीरियड में आपको पीरियड आ गया। सही है। तो 2 पाई ओवर 0.8। 0.8, ये 0.8 की वन कंप्लीट है इसकी। हाँ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सही है। तो ये एक पूरी कंप्लीट ऑसिलेशन होती है। सही है। ठीक है बट बताइए। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो यहाँ से लेना चाह रहे हो तो यहाँ से ले लो आप। यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ तक, तो ये 0.9 हो जाएगा। 0.8 ही है, सही। 0.4 का गैप है। ये हम्म 0.9 है। या ये 0 पॉइंट बल्कि नहीं 1 हो जाएगा, नहीं एग्जैक्टली ये 1 हो जाएगा, और ये 0.2 हो जाएगा, तो इसमें भी डिफरेंस 0.8 का आ रहा होगा। ठीक है? हाँ, मतलब जो गैप है वो 0.4 का ही है ना। नहीं, 0.8 मतलब एक पूरी वेव में 0.8 का गैप है, आधी वेव में 0.4 का है। समझ रहे? आप आधी वेव कंसिडर करो मेरे ख्याल से, ये वाला पार्ट आप कंसिडर करो। निकालो कितना बनता है। ये हो जाएगा 7.85। 7.85। इंडियन में करना होगा ना, सॉरी। नहीं नहीं, अबे इसमें कहाँ रेडियन का फर्क पड़ेगा? रेडियन सिर्फ तब अफेक्ट करेगा कैलकुलेटर में जब साइन कॉस या tan इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज रेडियन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हाँ सही है ना? समझो नहीं समझा? अच्छा जी। ये हो जाएगा 2.85 सही है। सही है। मैक्सिमम वर्टिकल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैक्सिमम वर्टिकल एक्सीलरेशन आपने फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम एक्सीलरेशन का। सही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ऑलवेज यही लगेगा। सही है। सो एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट द मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका सिस्टम डैम्प होता जा रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी कम होती रहेगी। सो हमने स्टार्टिंग वाला एम्पलीट्यूड ले लिया, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.12 थ्री 1.35। सही है। सेंटीमीटर के अंदर है तो कन्वर्ट कर लेंगे। 1.35 एक्सपोनेंट -2। सही है। और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ओमेगा आपके पास आ जाएगा 7.85, और इसका स्क्वायर। राइट। निकाल लो कितना बनता है। ये बार 1.35 अभी दिखाया कहाँ से गया था। बल्कि स्टार्टिंग, एक मिनट, ये भी नहीं होगा। स्टार्टिंग वाला जो एम्पलीट्यूड है वो तो ये वाला है, तो स्टार्टिंग में जो यहाँ से स्टार्ट है एक्सेलेरेशन ना, होगी, हाँ। हाँ, तो 1.5 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1.35। 1.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव। राइट। और नेगेटिव क्यों है स्टार्टिंग में। ये वाला, ये नेगेटिव बेसिकली हम्म। फॉर्मूले का है। सही है। और अगर यहाँ पे तुम ये वाला नेगेटिव भी इंक्लूड करना चाहो तो ये भी इंक्लूड कर सकते हो, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। मतलब ये -x0 ओमेगा स्क्वायर होता था ना, कि ये डायरेक्शन की ऑपोजिशन को बता रहा होता था, तो ये वो वाला नेगेटिव साइन।
सही हो गया, निकाल दो कितना आता है। सॉरी हाँ, ये हो जाएगा अपना 1.5 -2 ये है 0.924। ओके, 0.924 से 9 2 ले लेते हैं। 4 लेने की जरूरत है क्या? 2 ऐसे उसमें चल रहा सारा काम। 924, इधर 4 भी ले लेते हैं। ओके, आगे आ जाओ। log mass contributing to एनर्जी लॉस बताना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी लगेगी। है, अबे एक मिनट ना, बोलते हैं ये कैलकुलेट द एनर्जी। टोटल में से माइनस करेंगे ना। अबे नहीं ना, बोल क्या रहा है, देखो ना, कैलकुलेट द लॉस इन एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 कंप्लीट ऑसिलेशन या फर्स्ट 3 कंप्लीट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका मतलब है कि आप पहले टोटल निकाल लो, इनिशियल टोटल निकाल लो, और फिर फाइनल टोटल निकाल लो। तो यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल नहीं लगाओ, क्योंकि टोटल एनर्जी ही कम हो रही है, क्योंकि टोटल एनर्जी सिर्फ और काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, रेजिस्टिव या जो हीट एनर्जी हम उसको टोटल के अंदर कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। सही है। तो हम अगर एनर्जी, पहली एनर्जी यहाँ पे निकालें, मतलब इस पॉइंट पे अगर एनर्जी निकालें, सही है, और फिर दिस इज फर्स्ट ऑसिलेशन, दिस इज सेकंड ऑसिलेशन एंड दिस इज थर्ड ऑसिलेशन, सही है। अब यहाँ पे इस एम्पलीट्यूड की कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जी निकालें और दोनों को माइनस कर लें, तो हमें एनर्जी का लॉस पता चल जाएगा। समझ रहे भाई? तो हमारे पास एनर्जी ई, टोटल एनर्जी एट द स्टार्टिंग, सही है, तो हमारे पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, सही है, और हाफ मास आपके पास है 120, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.12 या 120 एक्स में -3। ओमेगा आपके पास आया हुआ है 0.8.7, एट पॉइंट 7.85, ओके, 7.85 का स्क्वायर, एंड देन एक्स नॉट जो है वो आपके पास 1.5 आ रहा है पहले, तो 1.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, सही है। तो ये आपके पास आ गई स्टार्टिंग एनर्जी। उसके बाद एनर्जी आफ्टर 3 ऑसिलेशन निकाल लो, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी आफ्टर 3 ऑसिलेशन, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स नॉट डिफरेंट होने वाला है, तो 1/2 इंटू 0.12 इंटू 7.85, सही है, इंटू, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला आ रहा है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 ओए ओए, ऊपर ऊपर से देखना, यहाँ से, यहाँ से अ, देखेंगे 0.9। हाँ वेरी गुड, 0.9 सेंटीमीटर्स, तो 0.9 एक्सपोनेंट -2, सही है। ये आपके पास अभी प्रूव है। अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको कॉमन लेके सॉल्व करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 एम आपके पास दोनों के लिए सेम है, सही है, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, दैट इज 7.85 का स्क्वायर, सिर्फ जो चीज चेंज हो रही है वो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, सो 1.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर माइनस 0.9 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, राइट। आप इसको कैलकुलेटर में ऐसे भी डाल सकते हो बहुत बचाने के लिए। like 0.5 into 0.12 into 7.85 plus square 1.5 into 10 की power -2, which is तो ये हो जाएगा 8.3। क्या आ रहा है भाई? मतलब स्टार्टिंग और आफ्टर 3 ऑसिलेशन को माइनस करना है ना। यस। एक 0.5 into 0.12 to 7.8 0.9 to
आया। ये मत माइनस करो, मैं अलग अलग निकाल रहा था। 8.319 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 4 माइनस 3.99 एक्सपोनेंट 10 की पावर, ये है हमारा 5.3 एक्सपोनेंट -4। ओके परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप कह रहे हो 5.3 एक्सपोनेंट -4। परफेक्ट, सही। चलो आ गया अगला क्वेश्चन। A metal and material component in the metal fully vibrated, ठीक है। सही है जनाब। अभी वाइब्रेटर नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ऑसिलेट कर रहा है विद सम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, राइट। कहता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दो, सिंपल सी चीज़ है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी कर दोगे, क्योंकि जब भी ग्राफ दिया होगा 2 पाई ओवर टी यूज होगा। सो 2 पाई टी यहाँ से पकड़ लो, एक ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे एंड होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एंड करोगे, बल्कि वो एंड हो यहाँ पे एंड हो जीरो पॉइंट जाएगी। सिक्स है ना? हाँ जी बिल्कुल सही है, 0.6 सेकेंड। सही। अब आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आता है? ये हो रहा है हमारा 10.4। 10.4 परफेक्ट आ रहा है। आगे आ जाओ। द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन। अच्छा, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन बेसिकली टोटल एनर्जी को रेफर करता है, सही है। यानी एक यहाँ मिनट पे है, 1 मिनट बिल्कुल आया, 1 मिनट 1 मिनट बस आया। आने वाले। बैक बैक। ओके। हाँ अच्छा, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन अगर टोटल एनर्जी को रेफर कर रहा है, एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन मतलब ठीक है, टोटल एनर्जी होगी। सही है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है। एनर्जी अच्छा, अब मास आपके पास दिया हुआ है 120, सही है। सो 0.12 मेगा आपको दिया हुआ है 10.4 का स्क्वायर, और एक्स आपके पास है यहाँ से ग्राफ से देख लेते हैं, तो इट्स एक्चुअली 2 सेंटीमीटर्स। नीचे से नहीं देखेंगे? नीचे भी वही आएगा। देखो वो अच्छा वो वाला सेम ही होगा, ठीक है। वो वाला ग्राफ तो डैम्पिंग वाला था ना। तो उसके अंदर जो है वो फर्स्ट ऑसिलेशन के बाद सेकंड कम हुआ था, थर्ड कम हुआ था, फोर्थ कम होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड सेम ही है, चेंज हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर डैम्पिंग नहीं हो रही है, सही है। तो आप कहीं से भी ले लो सेम आएगा। जब डैम्पिंग वाला ग्राफ होगा तो उसमें आपको स्टार्टिंग से लेना होगा फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, राइट। तो 2 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, सही हो गया। और हाँ जी, निकाल तो कितना बनता है? 10.4 into 2 exponent -2 स्क्वायर। ये है 2.59 एक्सपोनेंट 3 -3। ओके परफेक्ट। 2 पॉइंट तो ये टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव सिक्स हो जाएगा ना, 2.6। चलो सही है, 2.6 कर लेते हैं। एक्सपोनेंट -3। ओके, सही है। आ गया। अच्छा, याद रखना कि ये जब भी ग्राफ आएगा, ये आपको रेजोनेंस के बारे में, इस तरह की जब भी कोई चीज आएगी वो रेजोनेंस के बारे में बताएगी, सही। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी का जब भी ग्राफ आएगा रेजोनेंस के बारे में बताएगा, राइट। रेजोनेंस का एक ही ग्राफ बनता है, बगैर सोचे समझे भी बना दो तो भी चलेगा, सही है। ये जो आपने तो बताया था बोर्ड में, फ्री हाँ ऑसिलेशन जी, लाइट कैंपिंग और कैंपिंग का।
हाँ जी हाँ जी, फ्री ऑसिलेशन, फिर फोर्स ऑसिलेशन, और उसके अंदर हैवी डैम्पिंग वगैरह, लाइट डैम्पिंग बताई थी, सही है। तो और पीक मैंने बताया था कि पीक किस, बल्कि पीक तुम लोगों को नहीं बताया था। तो खैर, some light feathers are now attached to the block, सही, टू इंक्रीज द एयर रेजिस्टेंस। अब पहले वाले सिस्टम के अंदर ब्लॉक जो है वो अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर रेजिस्टिव फोर्सेज नहीं थी, अब इन्होंने रेजिस्टिव फोर्सेज ऐड कर दी, सही है। और इन्होंने कहा है कि भाई अब आप जो है ना इसका ग्राफ बना दो। तो आपने जब ग्राफ बनाना है तो आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे पीक शो करनी है ऑलवेज। एफ जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होने वाला है, सही। एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। स्टार्ट करके आपने ये बना दिया, सही हो गया। ये आपके पास आ गया एक ग्राफ, सही है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे कह रहा है ड्रॉ अ लाइन टू शो वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइन बी। अच्छा, एक मिनट, लाइन ए में क्या था? फॉर अ ब्लॉक शो द वेरिएशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड, लेबल दिस लाइन एज ए, सही है। तो हमने दो ग्राफ बनाने, सही है। तो इन दोनों ग्राफ में अलग अलग कहानी होगी। तो हमारे पास जो पहला वाला ग्राफ है वो तो हमारे पास इसका बन गया, चलो ऊपर वाले का ले लेते हैं। दूसरे ग्राफ में आपने वो इंक्रीज कर दिए, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज कर दिए, तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो इससे नीचे बनेगा, सही है, लाइक दिस, सही है। ऑलवेज बिलो द ग्राफ पीक बिकम फ्लैटर, सही है। और ये आपके पास इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। इसमें अगर फ्री ऑसिलेशन का पूछते तो किस तरह नहीं सॉरी, मैं फ्री ऑसिलेशन का पूछते तो किस तरह मेजर करते हैं? अगर फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ बोलोगे तो फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ ही बनेगा, सही है। बिल्कुल ही फ्री ऑसिलेशन अगर होती तो इस तरह से बनता, सही है। तो ये आपके पास है। अच्छा, आगे आ जाओ। Direction oscillation, three waves and plate oscillator. ओके। अच्छा जनाब, तो अभी आपको ग्राफ दे रखा है, सही है। जल्दी जल्दी अगर एक्सिस चेक करो तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे, सही है। एम्पलीट्यूड इन मिलीमीटर एक्स एक्सिस पे, राइट। तो इसके लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ओके जनाब, अब आ जाओ। जब भी इस तरह का ग्राफ देगा, कभी कभार इसके ना वो पूछ लेते हैं आपसे, कभी कभार इसके आपसे फीचर्स पूछ लेते हैं, कभी कभार इसमें प्रॉब्लम दे के प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे भी क्या पूछे, शो हाउ इट कैन बी डिड्यूस्ड एट द सैंड अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो ही कंडीशन है कि एक्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्ट। बस ये दो कंडीशन है, सही। अब आप देख लो कि क्या ये इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। सही है। और एंडिंग लाइन भी मेरे ख्याल से सही, स्टार्टिंग एंड एंडिंग भी। सही है, लेकिन वो एंडिंग और स्टार्टिंग आप बता नहीं सकते। देखो, जो नेगेटिवली ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली ग्रेडियंट से आप रेफर करते हो, सही है। आपके पास जो पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है वो इस तरह का होता है, सही है, और नेगेटिव ग्रेडियंट आपके पास इस तरह का होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट है, और नेगेटिव ग्रेडियंट बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में बता रहे हैं, सही। तो आपने कहा कि भाई एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शन, सही है। एंड gradient is negative, so oppositely directed, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। Calculate the frequency of the oscillation of the sound. अब आपको सिर्फ ग्राफ दिया भाई, क्या कर सकते हो ग्राफ से, कुछ आइडिया? सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला ऐसा बताओ जो कि रिलेट करे, कोई भी फॉर्मूला आपके जहन में फ्रीक्वेंसी का, अदर देन फ्रीक्वेंसी वन ओवर टाइम, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। इस केस के अंदर नहीं लग सकता, चैप्टर के अंदर मे भी सवाल हो जाए लेकिन इस केस के अंदर नहीं लगेगा। मतलब ओमेगा है ना हमारे पास, ओके, और अब इसमें एक्सेलरेशन। मतलब आप ये कह रहे हो कि ओमेगा इज एक्चुअली टू एक्सेलरेशन पाई ओवर टी, सही है। बोलो एक्सेलेरेशन क्या?
नहीं वो वाला नहीं लगाएंगे, 2 बाई एफ नहीं लगाएंगे। ओके हाँ सही सही, चलो 2 पाई एफ लगा देते हैं। सही है, लेकिन ओमेगा कहाँ से लाओगे? ये कहाँ से आएगा? ओमेगा, आप ग्राफ से आपको क्या पता चल सकता है? हमारे पास एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का। तो ओके, तो क्या ग्राफ से ओमेगा नहीं पता चल सकता? ग्राफ से ओमेगा, यहाँ पे पता चलेगा ना, कद्दू ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ होता है ना ओमेगा। अरे हाँ हाँ, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, सही, ये आपके पास होता है फॉर्मूला, समझ लो। तो आप इस चीज को, इस रिलेशन को हम यूज कर लेते हैं। एक पॉइंट ले लो 0 0, एक पॉइंट ले लो मैक्सिमम वाला, सही है। या ये वाला ले लेते हैं, सही है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है तकरीबन 4.5, अप्रोक्सीमेटली 4.5 की एक्सेलरेशन है, और डिस्प्लेसमेंट है 8 एक्सपोनेंट -3। सही, प्लीज कीप इन माइंड ये है। -8। -8 लेना है तो ले लो, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे -8 लगा रहे हो, सही है, तो ओके। तो अब आप फिर यहाँ पे माइनस ओमेगा भी लगाओगे फिर, सही है, क्योंकि एक्चुअली में ग्रेडियंट माइनस ओमेगा बताता है, सही है। तो माइनस से माइनस कैंसिल करो, और ओमेगा को आप अंडर रूट कर दो इसको। 4.5 डिवाइडेड बाई 8 एक्सपोनेंट -3, सही। माइनस अंडर रूट में आएगा तो ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव एम ऐसा देगा। तो अगर इस तरह से होगा तो आप वो माइनस को इग्नोर भी कर सकते हो फॉर नाउ, राइट। और ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई एफ, सही है। सो आप इसको वहाँ पे जो 1 ओवर टू पाई एक्सपोनेंट एफ -3 सही है। अच्छा जी, तो 2 पाई, सही है, एफ वहाँ पे सब्जेक्ट बन गया जाके, सही है। और ये आ गया डिवीजन के अंदर 4.5 एक्सपोनेंट, ये डिवाइडेड बाई 8 एक्सपोनेंट -3। √4.5 और 8 एक्सपोनेंट -3, ये हो जाएगा हमारे पास 0.264। 0.264, अच्छा कम नहीं आ रही? 0.264, 2 लिख के देते हैं, चेक कर देते हैं। इनकी आ रही है 3.8 हर्ट्ज। इनकी आ रही है 3.8 हर्ट्ज। एक मिनट निकाल लेते हैं। 2 पाई अंडर रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4.5 डिवाइडेड बाई 8 एक्सपोनेंट -3। ये बात आ रही है 0.2645, आपके पास यही आ रही? जी। ओके, लेकिन जो ओमेगा को हमने अंडर रूट कर दिया, सही है, किया तो हमने, सही है। मिलीमीटर में है वो। अच्छा, किया -3 क्या है? हमारे से किया हुआ है ना। एक मिनट देखते हैं मार्किंग की में क्या कर रहे हैं। मार्किंग की वाले कर रहे हैं 4.5 इज इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर टाइम्स 8 एक्सपोनेंट -3, सही है जनाब। तो 4.5 डिवाइड बाई 8 एक्सपोनेंट -3 अंडर रूट, अबे यार एक गलती हो गई यार, पता नहीं क्या बेवकूफ से गलती हुई हमसे। तो अच्छा जी, तो हमारे पास जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ होता है, 2 पाई अपॉन एफ होता है, ये बंद हो गया मुझे, पता नहीं कहाँ दिमाग रहा चलो। तो अब आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई, अरे हाँ हाँ, 2 पाई हो जाएगा। और 4.5 और एक्सपोनेंट नेगेटिव, सही है, ये आपको बताएगा, सही है।
कितना बना भाई? ये आ रहा है 3.77। परफेक्ट, 3.8 आ रहे हैं। सही है, आगे आ जाओ। अब आपके पास जो है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है उन्होंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। सही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे। एट वन एम्पलीट्यूड द सैंड सीन टू लूज कांटेक्ट विद द प्लेट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली यूज होगी। फॉर द प्लेट व्हेन द सैंड फर्स्ट loses contact with the plate, state the position of the plate। कौन सी प्लेट पे उसने कांटेक्ट लूज करना है? तीन पोजीशन हो सकती है, ये तो सबसे हाईएस्ट वाली, ये सबसे लोएस्ट वाली, ये मीन वाली। आपके ख्याल में कौन सी होगी? पूछा गया था, फिर से बताएगा। ये पूछा है। बल्कि पढ़ लो, एक दफा पढ़ लो, समझ में आएगा। Because the association ratio increase beyond economic definitions to lose the contact with the direction of the plate and the sand first loses contact with the plate. State the position of the plate. Upward direction. क्या? क्या मतलब, क्या मतलब? एक मिनट में बता दी, कुछ कर दो। बस एक मिनट। ये जब ऊपर जाएगा, जब मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा और जैसे ही वहां से नीचे आएगा, तो उस हो जाए उस साइड अपना कॉन्टेक्ट लूज करेगी। सही है। जी जी। सही है, तो हमने कहा कि भाई मैक्स पोजीशन। तो आगे चल। Calculate the amplitude of the oscillation. अच्छा जी, अच्छा अगर आप ग्राफ देखो तो, हाँ अच्छा, अब ये वाले ग्राफ से एम्पलीट्यूड ए रीड करके नहीं लिख देना। उसने कहा है कि भाई हमने एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द प्लेस ग्रेजुअली इंक्रीज बियॉन्ड एट, राइट। और वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। आप फ्रीक्वेंसी को समवॉट यूज कर सकते हो। आपको पता है कि एट वन परसेंट, ओके, आप इस चीज को भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। सही है। और ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई एफ। सही है। और एक्सेलरेशन जो है वो आप 9 पॉइंट ले सकते हो एट दैट मोमेंट वेयर सैंड जस्ट लूजेज इट्स कांटेक्ट। सही, तो उस पर जैसे ही वो कांटेक्ट लूज करेगी तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी होगी 9.81 की। तो 9.81 ग्रेविटी आ गई। और एक्स नॉट ये आपको नहीं पता, निकालना है, डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इज 2 पाई, और एफ विच इज 3.8। सही है। 3 पॉइंट, ये 7.7 ले लो। 8। अच्छा, 9.81 क्यों लिया हमने? देखो हम जो है ना, हम ये मान रहे हैं, अब हमें एक तो उससे बताया कि भाई एम्पलीट्यूड जो है ना 8 से बढ़ा दी। जब एम्पलीट्यूड 8 से बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी बढ़ी होगी। हमें वो ज्यादा वाली एक्सेलरेशन का नहीं पता, राइट। तो लेकिन हमें ये पता है कि एट द मैक्सिमम पोजीशन जब वो कांटेक्ट लूज करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन 9.81 होगी, राइट। तो हम उस मैक्सिमम पोजीशन पे काम कर रहे हैं क्योंकि उसी पे हमें एम्पलीट्यूड भी पता चल जाएगा, राइट। और उसी पे जो है हमें टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। लेकिन खैर फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो हमें जरूरत नहीं है। सही। ओके। समझते हैं कि ऊपर से जाता है और ये स्क्वायर होगा। बोलो। 3.77। ये आ रहा है हमारे पास 0.017। 0.017 एम्पलीट्यूड। अच्छा, मिलीमीटर के अंदर कह रहे थे, इसका मतलब है 1 2 3 17 मिलीमीटर आ रहा हूँ। सही। 17 मिलीमीटर। क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ रहे हैं ना? 0.017। क्या करना चाह रहे हो? 70 हो जाएगा, ठीक है, हाँ समझ गया। नहीं समझो, क्या बोलो? ये मिलीमीटर का कन्वर्जन समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, कन्वर्जन करना चेक करा था कि 17 ही आ रहा, हाँ सही है।
ENG का बटन है, उसको एक्सपोनेंट प्रेस 3 करो। के थ्रू। हाँ, एक्सपोनेंट -3 मतलब। सही है। -3 में तो 1.7 आ रहा है। नहीं ना, 0.0 0.7। 17 ना, तो 1 2 3, और 3 जब आप बेसिकली आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है ना, तो और डिवाइड बाय 1000 करना है। सही है, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 17 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1000 मिलीमीटर होता है, तो उसकी जगह आपने मिलीमीटर रख दिया। सही है, बस यही करना था। समझा? नहीं समझा? मैंने मतलब एक्सपोनेंट -3 किया तो मेरे पास 1.7 आया है। भाई किसी चीज को एक्सपोनेंट -3 दोबारा से थोड़ी करना है। मतलब वो तो अच्छा उसने अच्छा, समझ एक्सपोनेंट गया। -3 करके ही दिया हुआ है। सही है, उसने एक्सपोनेंट -3 ठीक है। करके दिया हुआ है। सही है। तो ये है, खैर। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन है, वो हम बात कर चुके हैं बार बार। सही है, तो उसको स्किप कराओ, आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। ट्रॉली ऑफ मास 950 ग्राम, उसमें बस किस पोजीशन 950 ग्राम, ठीक है। सही हो गया। अच्छा जनाब, 950 ग्राम की ट्रॉली दे दी है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, ये कहानी दी हुई है। पहले तो ये कहानी देख लो जरा, थोड़ा सुकून से। देख ली कहानी, देख ली? हम्म। ओके। अगर तुम ग्राफ का एम्पलीट्यूड देखो तो क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? नहीं नहीं, चेंज हो रहा है, लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग हो गई, परफेक्ट हो गया, वेरी गुड। सही। अच्छा मुझे बताना, मैं 2 पॉइंट मार्क करूँ, मुझे बताना टाइम पीरियड कहाँ पे होगा। क्या टाइम पीरियड यहाँ पे होगा, इस जगह पे? यानी वन ऑसिलेशन इधर कंप्लीट होनी है या वन ऑसिलेशन इधर कंप्लीट होनी है? लेट्स से T2 दिस वन एंड T1 दिस वन। T2 T2 पे, वेरी गुड। तो T2 पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। सही है। अच्छा, तो ये जो इन्होंने मार्क किया भाई, स्मॉल T1, ये आपको कितनी ऑसिलेशन का बताएगा? हाफ। सही। मतलब T2 से हाफ का, और अगर स्टार्टिंग से मैं पूछूं तो? यस, क्विक। सही। अबे कहाँ रह गया? स्टार्टिंग से अगर आप बताओ सर तो। स्टार्टिंग से अगर करेंगे तो 1.5 वेव होगी ना। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो स्टार्टिंग से 1.5 ऑसिलेशन या 1.5 ऑसिलेशन हो गई। सही है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करवाएगा। खैर, आगे आ जाओ, रीड करो जरा प्लीज। हैविली नेचर डैम्प्ड के क्रिटिकली या लाइटली? हमें हमें बताइए, लाइटली डैम्प है ना? डैम्प्ड। ओके, आगे चलते हैं, क्योंकि ग्रेजुअल लॉस है एम्पलीट्यूड के अंदर। सही, आ जाओ, आगे आओ। सजेस्ट कॉज ऑफ द डैम्पिंग। सही है। अच्छा, डैम्पिंग क्यों होती थी, याद करो थोड़ा सा, कोई है याद कराएगा मुझे? डैम्पिंग क्यों होती थी? किन फोर्सेस की वजह से डैम्पिंग होती थी? यस, एनी आइडिया? सर रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ना। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स किस फॉर्म में आ रही है? जब गाड़ी मूव होगी तो गाड़ी के जो टायर है और जो फ्रेम है वो आपस में कांटेक्ट में है। सही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो एज ए रेजिस्टिव फोर्स काम कर रही होगी। समझ रहे हो तुम लोग? तो अब आप ये बोलोगे कि क्या चीज़ है ये, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी, सॉरी, makes contact with the frame or the friction। सही है। और इससे क्या होगा, फ्रिक्शन से? अच्छा जी, तो हम्म, हमारे पास जो है, ये तो हमने कह दिया। अच्छा, 2 नंबर ऊपर दे, 1 नंबर ऊपर दे रहा है, 2 नंबर यहाँ पे देगा, कॉजिंग द फ्रिक्शन, और उसकी वजह से एनर्जी लूज होगी, तो आपने ये लिख दिया। सही है। which causes
energy to lose gradually. चलो आगे आओ बच्चों, आगे आओ। तुम्हें ऊपर क्या दिया हुआ है? तुम्हें ऊपर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, सही है। और तुम्हें कुछ दिया हुआ है? तुम्हें मास दिया हुआ है, सही। और कुछ दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ, सही है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट में दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तुम क्या क्या कर सकते हो इससे देख लेते हैं। किसी को आइडिया है? आसान आइडिया है ब्रो, 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए भी हमने ऊपर। यस ब्रो, माइक तो बोलो, कुछ तो बोलो यार। पता नहीं कहाँ है। तो 2k/m इज इक्वल्स टू, अब आप देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, सही है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आपको जो कांस्टेंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर का कांस्टेंट होगा, राइट। तो अगर हम 2k हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 230, राइट। मास हमें दिया हुआ है 950 ग्राम है, तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, सही है। इज इक्वल्स टू ओमेगा, विच अच्छा अंडर रूट कर देते हैं, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई/t, सही है। तो टी निकाल दो जरा प्लीज, 2 पाई/, √2 × 230 डिवाइडेड बाय 0.95, कितना आता है? कोई यहाँ बता रहा है? क्या होगी? ऐसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी सही सही। हाँ तब है। फिर से बताएगा शुरू से, ये थोड़ा सा यहाँ से फॉर्मूला मैं गायब हो देखो, गया। हमने ये बोला कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई द एक्सेलरेशन ए ऑफ द ट्रॉली assumed to be given by this expression, सही है। उन्होंने हमें ये बता दिया, हमें ये दिख रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को गौर करें तो एक्सेलरेशन और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही। और नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड एज वेल, राइट। तो आपको ये पता चलेगा कि दिस सिस्टम इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स नॉट, या एक्स ले लो, सही है। तो ये जो कांस्टेंट है वो इस कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, तो हमने इसके इक्वेट कर दिया, राइट। हमने कहा कि 2k/m इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर, राइट। और अब हम वहां से ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं, ओमेगा स्क्वायर आ गया, सही है। समझ लो भाई, समझ लो तुम लोग, केवल इस टाइप की कोई जरूरत नहीं, बस जी सिर्फ जी। यहाँ तक, सही है। जरा निकाल दो कितना आता है। यस, हाउ मच? 22.0। 22 आ रहा है। सॉरी, 92। 22 22। ओके। 22 आगे आ जाओ। डिटरमिन द टाइम t1 याद करो कि हाफ डेढ़ डेढ़ ऑसिलेशन का टाइम था, राइट। किसी को आइडिया है? कोई मेरे साथ आइडिया शेयर करेगा कि t1 किस तरह से निकलेगा? तो पिछले पार्ट में ओमेगा निकाल के आए हो। डिटरमाइन द टाइम शोन, अच्छा ये वो वाला है ना। सर हम ओमेगा के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसमें टाइम पीरियड होता है। कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे? 2 पाई वाला ना, 2 पाई/t वाला। ओके परफेक्ट, सही है, लगा सकते हैं, लगा दियो। अच्छा ओमेगा हमारे ओमेगा पास, डाल दिया। ओमेगा ये 2 पाई आ गया ओवर टी, सही है। टी निकाल लो, 2 पाई/22, ये है 3.5। 3.5। नहीं, 0.28 आने अरे वाला। एक मिनट, 2 पाई क्या? अच्छा अच्छा, सही 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 ओए सही ओए, सही। क्या मतलब समझा नहीं समझा, पक्का बता। अरे मैंने वो नहीं, उल्टा डिवाइड। 0.285 आ रहा
ओके 0.2 286 कर लो राउंड ऑफ। 286 ओके। अच्छा मुझे बताओ क्या ये फाइनल आंसर होगा? नहीं, इस पे एक और सॉल्यूशन के हम टाइप करेंगे ना, हम्म हमने जो निकाला माइनस है वो, करेंगे बल्कि सॉरी। अबे ओए ओए ओए, हमने निकाला है ये वाला टाइम, सही ये वाला टाइम। और हमसे वो क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि तुम जो है ना ये वाला टाइम, अबे सुन ले, हमसे बोला है उसने कि ये वाला टाइम निकाल दो तुम, सही का। तो यहाँ तक का टाइम तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ तक का टाइम तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज ठीक। आधी ऑसिलेशन को और निकालना है, क्या करें? अगर मैं इसी को, 0.42 कैसे बता रहा भाई? नहीं मतलब मैंने हाफ किया मल्टीप्लाई बाय 3। ओके परफेक्ट, बिल्कुल सही किया आपने। तो फिर सही है, 0.42। सही क्लू था, समझ लो क्लूज। ओके आगे आ जाओ भाई। अच्छा ये हो गया। और सही है, इक्वेशन आपको दी हुई है, क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हो? टाइम ऊपर वाला सेम डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ कंपेयर करना है ओमेगा को। यस एनीबडी कर सकता है कोई, ये मैं करूँ? ट्राई कर करो स्ट्रेस करो में ट्राई करो। स्ट्रेस है मेगा एक्सवर्ट कितना आ रहा है? क्रूज ब्रो कर रही हो ना, ये देख रही हो सिर्फ? एक्स नो अच्छा मेगा और ये कहाँ पहुंचा भाई? अपने एक्स नॉट 19 लेंगे ना एक्स नॉट तो हम्म, है, देखो ये है एक्स नॉट, जो कि आपको नहीं गिवन है। समझ पा रहे हो ये? करें करते हैं। करें मिलकर करें, ओके। तो देखो, अगर आप स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आप नहीं कर सकते हो, सही, आपने कंपेयर करना है। तो ये कंपेयर किसको करोगे? कॉन्स्टेंट को कंपेयर करोगे, राइट? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g ओवर एल, इसको कंपेयर करना है बस, सही है। ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, राइट, एंड टी आपको निकालना है बेसिकली, इज इक्वल टू 2g 9.81 है, राइट। एल तुम्हें दे रखा है 19 सेंटीमीटर है, तो 19 एक्सपोनेंट -2, राइट। यहाँ पे तो आप 19 इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक्स की जगह पे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसलिए प्रॉब्लम था। होल थिंग अंडर रूट कर दो, राइट। टी को सब्जेक्ट बना लो, सॉल्व करो। समझ में आया हसान ब्रो, समझ में आ रहा जी जी मतलब कैसे करना है? है? ओके 2 × 9.81 19 एक्सपोनेंट -2, सही, इज इक्वल टू टी। निकाल दो कितना बनता है। मैं 10.6 कितना आ रहा है? सर 0.618। मेरा 0.59 है, समझ लो।
0.618 ही आ रहा है ब्रो। ब्रो सही ने सही निकाल लिया, गलती से नहीं मतलब सही निकाल लिया। 10.6 चेक ओ करो सॉरी चेक। 10.6 हाँ 0.618 0.62 ले लेते हैं, ओके। चलो आगे, चलो आगे आ जाओ, ग्राफ देखो। ग्राफ देख के तुम्हें इंस्टेंटली क्या पता चल रहा है, किस चीज़ का ग्राफ है? लाइट एंगल परफेक्ट। क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड बता रहा है, ओके। कॉज ऑफ द डैम्पिंग क्या हो सकता है? कॉज ऑफ द डैम्पिंग, वो रेजिस्टिव अरे अब देखो यहाँ पे जो कॉज ऑफ द डैम्पिंग तुम बताओगे सिनेरियो से रिलेट करके बताओगे, जनरल नहीं बताओगे, सही है। जब भी उससे कोई सिनेरियो की ये तो फिर क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन। जो ब्रो जो क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन के अंदर अगर तो कोई सिनेरियो उसने मेंशन कर रखा है तो तुम्हें उसके अंदर देखना है कि रेजिस्टिव फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रही है, राइट। तो अगर तुम पानी में देखो, तो पानी में जो ये वाटर है, ये जो भी लिक्विड है, ये ये लिक्विड जो है ट्यूब के साथ जब भी बेसिकली मूव करेगा, तो ट्यूब के अंदर जो है ना रेजिस्टिव फोर्स या विस्कोसिटी या फ्रिक्शन जो है बिटवीन द ट्यूब एंड द लिक्विड होगी, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, समझ रहे हो? कॉज समझ रहे हो, कॉज? जी सर। जी। परफेक्ट, सही। ये अब आपने लिखना है, सही। जनरल लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, राइट। तो आपने लिखा कि भाई फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लिक्विड। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। टोटल ऐसे होता है ये मेरे से ही वही वाला पहला सवाल है ना जो हमने दो एनर्जीज निकाल टोटल एनर्जी निकाल के माइनस किया था यस बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसने कहा 2.5 पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। 2.5 का मतलब है 2 तो यहाँ पे हो रहा है, 2.5 इधर हो रहा होगा, है ना। हम्म तो इनिशियली ये एनर्जी है, 2.5 ऑसिलेशन बाद ये है ना, ये वाली एनर्जी आ रही होगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.95, है ना। एनर्जी नहीं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट 0.95 सेंटीमीटर, क्लियर। फॉर्मूला क्या लगा रहोगे? चेंज इन एनर्जी मांग रहा है, लॉस इन एनर्जी मांग रहा है, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था तो चेंज इन एनर्जी हाफ का? हाफ रहेगा हम्म। अपना एम। हाफ एम मेगा स्क्वायर हम्म। अब एक्स यहाँ नॉट पे हम क्या स्क्वायर रहते हैं? अब यहाँ पे हम बजाय इसके x0 1 का स्क्वायर जो कि इनिशियल है, माइनस x0 फाइनल का स्क्वायर, राइट। क्योंकि हम लॉस निकालने लगे हैं, राइट। क्लियर हो गया ना, जो हमने आखिरी में किया था कॉमन लेके, याद है भाई? हम्म हम्म। परफेक्ट, सही है। सो हाफ एम कितना है? अच्छा 18 ग्राम है हमारे पास, विच इज 18 एक्सपोनेंट -3। ओमेगा हम कितना निकाल के आए हुए हैं? ओमेगा के लिए हमने टाइम निकाला है 0.62 या 618। तो 2 पाई ओवर 0.618 का स्क्वायर, सही है। और पहले हमारे पास आ रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 है 2 सेंटीमीटर आ रहा है, दूसरा हमारे पास 0.95 आ रहा है। तो 2 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर माइनस 0.95 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, सही हो गया। चलो आगे चलो, निकालो जरा प्लीज, कितना आता है? क्लू समझ में आता है ये चीज? जी सर। ओके, निकाल दो गाइस, कितना आ रहा है? बच्चों कितना बना? सर 2.8, 2.8 एक्सपोनेंट -2। परफेक्ट। 2.88 एक्सपोनेंट -2। तो 2.9 ले लेते हैं। आसान ब्रो, आपका आया? जी जी आ गया 2.88 एक्सपेंड माइनस 4 परफेक्ट। अब देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, खुद अटेम्प्ट करना, सही है। ये हम्म चलो, ये चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। इसके अंदर शो दैट द लिक्विड कॉलम अंडरगो द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है। क्वेश्चन बहुत सिंपल से,
तुमने सिर्फ क्या करना है, ये चीज हमने कल, ये पता नहीं तुम लोग के साथ नहीं देखी थी। जब भी वो आपको इस तरह की कोई इक्वेशन देगा और आपसे बोलेगा शो दैट दिस इज दिस, सही है, आपको क्या करना होगा, आपने सबसे पहले बताना है कि भाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या एक्स, सही है। और आप कह दो कि भाई रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट। इट्स बेटर नॉट टू यूज थिंग्स, क्योंकि थिंग्स एक जनरल वर्ड है, वो हम इंग्लिश में इस्तेमाल मतलब नहीं कर सकते अगर फिजिक्स में बैठे हैं तो आप कह दो कि भाई जी एन एल आर द कांस्टेंट, सो ये आपको जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा है, राइट, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जब भी आपके पास से आएगा तो आपको ये बताना होगा। तो ये और आपके पास जो है, चलो ये हो गया, या इसके यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा दो, सही है। चले जनाब आगे आ जाए। अच्छा, स्ट्रेट अवे देखने से क्या पता चल लग रहा है कि डैम्पिंग का ग्राफ है, राइट, नीचे को जा रहा है, सही है। तुम्हें फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दे रखे हैं, सही है। एक एक पीरियड जो है वो यहाँ तक खत्म हो जाएगा विच इज 0.5 सेकेंड, सही। और यूज द डाटा टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, किसी को है कोई आइडिया बता सकते हैं कोई? अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला नीचे दिखाऊं तो फॉर्मूला हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 2g/L टाइम्स एक्स विद अ नेगेटिव साइन। यस, एनीबडी हैज एनी आइडिया कि लेंथ किस तरह से निकलेगी? यस, कोई अल्लाह का नेक बंदा। लेंथ ऑफ द कॉलम। सर ये फॉर्मूले को रीअरेंज करके निकालेंगे क्या? एक्सेलरेशन भी नहीं है हमारे पास, एक एक्स भी नहीं है, या चलो एक्स है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, और एल भी नहीं है, दो चीज अननोन है। एक्स के बदले बे ओए, वो लाएंगे ना एक्सलेशन की जगह पे, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। चलो गुड हो गया, ओमेगा स्क्वायर यहाँ एक्स पे नॉट। दोनों एक्स कट जाएंगे ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। और ये माइनस होगा, सही, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सही है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2g/L, सही है। ओमेगा आपको अंडर पता है रूट। कि अंडर रूट करने की जरूरत नहीं, ओमेगा को स्क्वायर ही रहने दो क्योंकि हमें एल सब्जेक्ट बनाना है, तो एल यहाँ पे ले आओ। 2g हमारे पास है 9.81, सही है। और एल हमारे ओमेगा हमारे पास है 2 पाई/T, राइट। अगर आप टी की वैल्यू देखो जो ग्राफ में गिवन है 0.5, सही है, 0.5, और इसका स्क्वायर, सही हो गया। तो निकाल दो कितना बनता है, नहीं, मैंने 0.5 दिखाया कहाँ पर? ये रहेगा, अच्छा हाँ, सही से पहले उसका लेता ना, ठीक है। है ना। मतलब पहले उसमें नहीं, मतलब एक वेव का टाइम लेना है तो एक टाइम एक पीरियड। वेव एक वेव, हाँ मतलब एक। ना रहा भाई, 0.12। ओके। ये मीटर के अंदर मांगा है, अगर सेंटीमीटर के अंदर मांगता तो 8 सेंटीमीटर हो जाता, राइट। हम्म। ओके जनाब आगे आ जाओ। फ्रिक्शन, ये है ना, पानी वाला ही है ना। हाँ लेकिन फ्रिक्शन कहाँ पे होगी वो भी बता दें। बिटवीन द वॉल एंड द लिक्विड। परफेक्ट। ये लिक्विड परफेक्ट होगी, आगे आ जाओ। तुमसे क्या आ रहा है कि रेशियो निकाल दो, सही है। क्या करोगे इनिशियल एनर्जी के लिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट इनिशियल का स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे क्या करोगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट एट 1.5 का स्क्वायर, राइट। ओमेगा एम और हाफ ये सब इक्वल है, सबको कैंसिल कर दो, तो इस बात पर क्या बच गया, एक्स नॉट 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इनिशियल का स्क्वायर, राइट। अब ये ग्राफ से रीड कर लो कि इनिशियली आपके पास 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड आ रहा है, दिस इज 1 ऑसिलेशन एंड दिस इज 1.5 ऑसिलेशन, सही है।
1.5 ऑसिलेशन पे तकरीबन 1.5 का एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट? तो 1.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर। वैसे आप -2 ना भी डालो तो भी हो जाएगा काम, सही है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। निकाल दो कितना बनता है। बता रहा हूँ मैं जान। हम्म कितना आ रहा है ब्रो, जल्दी बताओ। 0.562 पॉइंट 0.56 बस सही है, 0.56 0.5, लेकिन ब्रो इनका 0.42 आ रहा है। एक मिनट, क्या गलती हो रही है हमसे? अच्छा गलत हो गई, लाइन गलत हो गई, सॉरी। 1.3 है, इसको जरा चेंज करो प्लीज। ये 1.5 के बजाय 1.3 करो इसको। फिर 0.42 आ रहा है। 42 आ रहा है, परफेक्ट, सही है। 0.42 सही है।